बड़े बच्चे को हमेशा लगता है कि उसके पेरेंट छोटे वाले को ज्यादा प्यार करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था कि बड़ा वाला तो पहले आया, जब दूसरा आया या तीसरा आया, जो भी आया, अब उसका कुछ पोर्शन तो दूसरे के साथ शेयर होगा ही होगा। पहले वाला जो था, जो बड़ा बच्चा था, उसके मन में क्या फीलिंग आया कि अब माँ बाप मेरे से उतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं पहले जितना करते थे। तो इसके अंदर आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट का कांस्टेंट छिपा हुआ है। देखिएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो एनसीईआरटी ये वर्ड यूज करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट बार बार, बट इसको समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट चाहिए, बट इनका नाम एनसीईआरटी यूज नहीं करता, लेकिन समझने के लिए हमें ये चाहिए शिल्डिंग कांस्टेंट, और दूसरा चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शिल्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही रहेगा। अब देखो एक नॉर्मल फेनोमेनन बोल रहा हूं, आप में से कुछ लोगों ने शायद फील किया हो, कुछ लोगों ने फील नहीं किया। जनरली बोल रहा हूं, उल्टा भी हो सकता है। जनरली क्या होता है कि सपोज कोई एक फैमिली है, उसमें एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। बड़े बच्चे को हमेशा लगता है कि उसके पेरेंट छोटे वाले को ज्यादा प्यार करते हैं। लगता है? अगर बड़े हो गए तो शायद आप ये फील करते हैं, छोटे हो तो फील नहीं होगा। क्यों ऐसा फील हुआ? तो कॉन्सेप्ट ये था कि बड़ा वाला तो पहले आया, जब वो आया तो वो अकेला था, सब कुछ उसी के साथ शेयर होता था। जब दूसरा आया या तीसरा आया, जो भी आया, अब उसका कुछ पोर्शन तो दूसरे के साथ शेयर होगा ही होगा। तो पहले किसको क्या लगता था 100% उसी का है, अब 100% उसको नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स का नेचर चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ, बट अब टाइम तो 24 आवर ही है, दिन भर उसके साथ तो बात नहीं किया, दूसरे वाले के साथ भी बात करना है। तो पहले वाला जो था, जो बड़ा बच्चा था, उसके मन में क्या फीलिंग आया कि अब माँ बाप मेरे से उतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं पहले जितना करते थे। तो इसके अंदर आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट का कांस्टेंट छिपा हुआ है कि एक न्यूक्लियस है, ये पेरेंट की तरह है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चे जैसा है। एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस, केवल अट्रैक्शन है, कोई रिपल्सन है नहीं है। अब यहां पे दूसरा बच्चा आया, अब इसको तो दोनों पे अट्रैक्शन लगाना है, बट इनके बीच में क्या हुआ? अब इस रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस से उतना इनको अट्रैक्शन नहीं दिखेगा। मतलब पहले अगर ये इलेक्ट्रॉन को हटा दो यहां से, मान लेते हैं कि कुछ x न्यूटन का फोर्स लगा लिया इसने, या उसके कोरेस्पॉन्डिंग उसने कुछ फोर्स लगाया। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आया तो अब ये कुछ x डैश हो गया, ये x से ज्यादा होगा या x से कम होगा? कम होगा। तो जो कम हो गया वही कौन है? और जो ये x डैश दिख रहा है वही क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि एक एटम में ये एक इलेक्ट्रॉन किसके केस में मिलेगा? कौन से एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। कहां से स्टार्ट होगा? हीलियम से स्टार्ट होगा। तो इन केस ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होता है, उनके केस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। और उस रिपल्सन के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे वो चार्ज फील नहीं करता है जितना चार्ज वहां पे है। अब कोई बोलेगा न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? तो न्यूक्लियस में कौन होता है पहले ये बताओ? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का कितना चार्ज? 1 यूनिट। 1 यूनिट प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। तो एक न्यूक्लियस पे कितना प्रोटॉन होता है? जितना आपका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो कोई भी पूछे ना कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज बोलेंगे? प्लस जेडी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस पे ये चार्ज होता है, सबके लिए होता है। जैसे कोई बोलेगा सोडियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? प्लस 11 ही होगा। कोई बोलेगा मैग्नीशियम में कितना होता है, तो प्लस 12 ही होगा। ठीक है। कोई बोलेगा नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे कितना है, तो प्लस 7 ही होगा। कितना चार्ज होता है समझ में आ रहा है? तो इसको मान लो कि ये थ्योरेटिकल चार्ज है, आइडियली इतना चार्ज होना चाहिए। अब मान लो मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस 7e,
बट जो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाला, मान लेते हैं वो कुछ ऐसा चार्ज फील कर रहा है, +2e फील कर रहा है। फील करने का मतलब इतने के लिए ही उसको फोर्स लग रहा है, मतलब +5e गायब हो गया। तो बोलो इस केस में स्क्रीनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? होना कितना चाहिए था? फील कितना कर रहा है? तो बीच का जो डिफरेंस है वो शील्डिंग कांस्टेंट है। ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से आपको फोर्स कम फील होगा, और ये वो चार्ज है जो आपको नेट फील होगा। था कितना? फील कितना हो रहा है? तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2e बोलेंगे। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? नेट। आप कितना फील कर रहे हो, कहां पे? न्यूक्लियस पे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे कितना चार्ज फील करेगा? जितना उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिखेगा। और एक एटम में हर इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज अलग अलग होगा, उसका प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। तो थोड़ा हम 2-4 एग्जांपल देखेंगे भी करके, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये चार्ज क्या सेम दिखाई देगा? नहीं, डिफरेंट दिखाई देगा ना। और जब डिफरेंट दिखाई देगा तो उसको फोर्स भी तो अलग अलग दिखाई देगा, और जब फोर्स अलग अलग दिखाई देगा तो फिर उस केस में क्या होगा? उसका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग डिफर करने लगेंगे। जिसपे ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? टाइटली बॉन्डेड होगा कि नहीं होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस पे अगर आपको चार्ज ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ज्यादा जोर से खींचेगा भी तो आपको, और जब ज्यादा जोर से खींचेगा तो आपका साइज छोटा हो गया। आपका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गया तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाओगे। ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं मतलब आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी आपका ज्यादा है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा, साइज आपका छोटा हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं ये सबको अफेक्ट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं एक लाइन पूछूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन सा चार्ज है? जो चार्ज होता है या जो चार्ज फील होता है? जो चार्ज फील होता है। और जो चार्ज फील होता है वो एक्चुअल चार्ज से ज्यादा होगा कम होगा? कितने से कम होगा? तो शील्डिंग कांस्टेंट के बराबर कम होगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? जेड स्टार, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और एक्चुअल चार्ज कितना था उसमें से क्या हटा दे? शील्डिंग कांस्टेंट को सिग्मा बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, कि कितना चार्ज दिखाई दे रहा है तो एटॉमिक नंबर में से सिग्मा हटा दो, और सिग्मा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अपने पास। ये तीनों टर्म क्लियर है, थ्योरेटिकली क्लियर है, कैलकुलेशन में देख लेंगे। सिग्मा कौन है? नहीं, नाम है, क्यों आया सिग्मा? क्यों आया? रिपल्सन के कारण आया। और जेड स्टार क्या है? नेट फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा। जैसे मान लो अभी न्यूक्लियस जो है थ्योरेटिकली कुछ 100 यूनिट्स का फोर्स लगाने वाला था, लेकिन अभी क्या लगा रहा है? वो 80 यूनिट्स का ही लगा रहा है। तो 20 यूनिट्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? सिग्मा के कॉरेस्पॉन्डिंग, और 80 होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और 100 होगा इस जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा में कंट्रीब्यूट करता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अब देखो ये जो रूल है उसको बोलते हैं स्लेटर्स रूल बोलते हैं। हमें ये रूल नहीं चाहिए, बट समझने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। अब ये क्या बोलता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है उनको कुछ इस तरीके के ऑर्डर में ग्रुपिंग कर लो आप। इसको आउटडोर रूल के साथ कोरिलेट मत करना, कोई रिलेशन नहीं है उसमें। ये नहीं कि एनर्जी का ऑर्डर में लिखना, बस ऑर्बिट्स के, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन आएगा? 3s 3p 3d भी तो होता है, 3d अलग ग्रुप में, d और f को अलग अलग में रखना। फिर इसके बाद कौन आएगा? 4s 4p, फिर बाहर में कौन चला गया? 4d एंड 4f। इसके बाद कौन आएगा? पूरे लिखने का मतलब नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूं 5G भी आ सकता है, काम नहीं है। तो स्लेटर ने क्या बोला? अपने सारे सबसेल्स को अब इस ऑर्डर में सोचो। आउबर रूल नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल होता है? 1s ही तो होता है। सेकंड में, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि आपको जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करना है, आप उस इलेक्ट्रॉन के राइट हैंड वालों को भूल जाओ आप। जैसे सपोज मेरा अगर इलेक्ट्रॉन 3p में है तो इसके सिग्मा में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा?
1s से लेके 3p तक कंट्रीब्यूट करेगा। इधर वाला कोई कंट्रीब्यूट, बिकॉज ये अगर सपोज न्यूक्लियस है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इस इलेक्ट्रॉन के सिग्मा में इसका कोई कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इसके और इसके बीच में है नहीं वो, बट इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो बीच में है, तो सिग्मा में कौन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? जो आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आते हो, जो मेरे इलेक्ट्रॉन के बाहर में है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन में और ऐड कर देता हूं, अब इस इलेक्ट्रॉन का इसके सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन, बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक है इनर इलेक्ट्रॉन, एक है आउटर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर के लिए सिग्मा में कोई काम नहीं करेगा, बट इनर वाले के लिए इनर वाला जो है वो इसके वैलेंस सिग्मा में काउंट करेगा। जब आप रिपल्सन लगाओगे, मेरे अट्रैक्शन के बीच में आओगे, तभी तो कुछ इफेक्ट होगा। नहीं आया समझ में? 1s ये मेरा कोई न्यूक्लियस है Ze, ये मेरा है फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें कौन मिला? बाहर वाले में कौन मिलेगा? 2s मिलेगा, और यहां पे कौन है? 3s, 3p और 3d है। अब उसको भी उसने s और p को एक साथ रखता है, d को अलग रखता है। अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन 3s में है, ऑब्वियस सी बात है 3p तक जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इस 3s के लिए ये सब तो अंदर में हो गया ना, तो ये सब सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब मान लो यहां पे कोई बोलेगा 4s भी होता तो क्या 4s कंट्रीब्यूट करता सिग्मा में? नहीं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? इनर वाले। इसीलिए उसने ये ऑर्डर लिखा है कि आप कौन से लोकेशन पे कैलकुलेट करना चाहता हो वो आप देखो। आप किस, हमेशा जनरली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1। तो उसके 3s के लिए कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा सिग्मा में? 1s है, 2s है और 2p है। अब मान लो सोडियम के लिए ही मैं 2p के लिए कंट्रीब्यूट करना, 2p के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? 1s, 2s, और ये भी डिपेंड करता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन उस पर भी। लेकिन 3s कंट्रीब्यूट अगर मैं वही 2s के लिए करता तो 1s करता। बात समझ में आया? तो न्यूक्लियस और आपके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आएगा वो सिग्मा में कंट्रीब्यूट करता है, बाकी को और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो एक पॉइंट लिख लेना, ओनली इनर इलेक्ट्रॉन्स, only inner electrons contribute in sigma। एक मिनट, ये वाला डायग्राम भी कर लेना कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो, अभी तक कोई भी किसी को डाउट है तो बोलो, फिर कैलकुलेशन में जाएंगे। ये हो गया सबका? 3p में हो गया, 3p भी कंट्रीब्यूट करेगा। उनका फैक्टर्स अलग अलग है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा उनका फैक्टर्स ये रूल देता है कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन फैक्टर थोड़ा कम होगा। जो जितने आप न्यूक्लियस के पास जाओगे, जितने न्यूक्लियस के पास जाओगे आपका कंट्रीब्यूशन फैक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा। देखो इसका नाम क्या है? स्क्रीनिंग। स्क्रीन का मतलब क्या होता है? किसी ने आपके सामने कुछ स्क्रीन डाला है, कुछ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? न्यूक्लियस से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रोटेक्शन का मतलब है फोर्स आप पे कम लगने देगा। तो जो न्यूक्लियस का जितना क्लोज होगा वो उतना ज्यादा स्क्रीनिंग दिखाता है। ऐसा बोलते हैं कि इसका स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद एफ का होता है। डी और एफ का बहुत पुअर सील्डिंग कैपेसिटी होता है, एस और पी का अच्छा खासा होता है। तो जितना न्यूक्लियस है, आप ऐसा सोचो मेरे पास ये एक छोटा सा ब्लॉक है और मैं चाहता हूं इस ब्लॉक से किसी का व्यू ब्लॉक करना। मैं देख रहा हूं इसको मैं कहां पे प्लेस करूंगा कि ये सबसे मुझे कम देखने देगा। यहां पे रखता हूं, पास में लाया, बिल्कुल पास में लाया, तो क्या करेगा? देखने की कैपेसिटी मेरा ये कम कर देगा।
तो जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज जाएगा वो उतना बेटर प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज उसका न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज्यादा है, वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और जो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा वो आपके लिए अट्रैक्शन कम कर देगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का जितना क्लोज है उतना उसका देखना भी फैक्टर चेंज होता रहेगा। तो फैक्टर लिख लिया क्या हमने? लिखो, ये जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम ये एस एंड पी ब्लॉक के लिए कर रहे हैं। डी और एफ का थोड़ा सा रूल ज्यादा है, उतने में हमें नहीं जानना है, हमें एसपी बस एग्जांपल देखना है। देखो, फॉर एस एंड पी ब्लॉक, for S and P block, all the valence electron रूल नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, all the valence electron contribute by a factor of 0.35. all the valence electron contribute by a factor of 0.35, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट 1s, एक्सेप्ट 1s वो 0.3 कंट्रीब्यूट करता है, एक्सेप्ट 1s लिख लेना वहां पे 0.3, काम नहीं आएगा, लिख लेते हैं। रूल नंबर 2, all electrons of penultimate cell, all electrons of penultimate मतलब n-1, all electrons of penultimate cell contribute by a factor of 0.85, contribute by 0.85। कहां तक पहुंच गए? वैलेंस सेल हो गया, उसके बाद कहां पे गए हम? पेनल्टीमेट सेल। अब देखो, मान लो अगर मैं 6s के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो 6s मतलब n इक्वल टू 6 क्या हो गया? वैलेंस, और 5 क्या हो गया? पेनल्टीमेट, बाकी सब क्या हो गया? सबका एक ही फैक्टर होगा। तो दो, एक वैलेंस का फैक्टर होता है, एक पेनल्टीमेट का फैक्टर होता है, और बाकी जितने बच गए उन सबका एक ही फैक्टर है 1 का, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन 1 के फैक्टर से कंट्रीब्यूट करेगा। तो रूल नंबर 3, रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन contribute by a factor of 1, rest all electron contribute by a factor of 1। मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, उसके बाद आप करोगे। सुनो पहले, मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो तो? 1s2 2s2 एंड 2p2। मैं इस 2p के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है, इसके लिए मैं सिग्मा कैलकुलेट कर रहा हूं। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, ठीक है, इतना तो पता चला वैलेंस सेल में 4 है। अच्छा, कोई भी पर्सन या कोई भी इलेक्ट्रॉन खुद पे रिपल्सन लगा सकता है? नहीं, मैं अपने ऊपर रिपल्सन नहीं लगा सकता हूं, तो जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप काउंट करोगे उसको छोड़ देना। मतलब मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बट उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो वो है जिसके लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो उसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे? तो कितना बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। तो 3 का कितना फैक्टर लेंगे हम? 0.35। एक को छोड़ देना जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 3 इंटू 0.35 ये हो गया वैलेंस सेल के लिए। अब बाकी कितने लोग बचे? 2 बचा, बोलो 2 का क्या फैक्टर ले? 0. नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो। सुनो, पहला रूल क्या लिखाया था? फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं हीलियम के लिए कैलकुलेट करता तो 0.3 सही होता, देखो 1s ही मेरा क्या है? वैलेंस है। 1s वैलेंस में होगा तभी 0.3, बाकी केस में तो नॉर्मल रूल लगा लो। समझ में आया? तो यहाँ पे 1s का क्या फैक्टर होगा? 0.85 और 1 0.85, बिकॉज अभी वो n मेरा 2 है,
तो वो पेनल्टीमेट सेल बना हुआ। बात समझ में आया? तो पहले बाहर वाले के लिए कैलकुलेशन करना है, फिर उसके अंदर वाले के लिए, बाकी सबके लिए एक। अभी एग्जाम्पल रुक जाओ, एक बार लिखना। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0.85, तो ये हो गया 0.7 और ये हो गया 1.7, कितना हो गया? 2.4। थोड़ा सा कुछ बड़ा लेते हैं। मान लो यहाँ पे 1.05 होगा। .05 प्लस 1.7, 2.75 होगा। ठीक है ना? गैलियम का लेते हैं। गैलियम होता है 31। बोलो तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना। नहीं, आर्गन वाले में कैलकुलेशन में फंस सकते हो, पूरा लिखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1, इतना ही होगा। मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है, पहले सुनो उसके बाद लिखना। मुझे इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करना है। आप बोलो मैं क्या लिखूं? कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 है, बिकॉज n मेरा क्या है? तो 4s में भी है, 4p में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना छोड़ना है? एक। तो क्या लिखूं बोलो? 2 इंटू 0.35। आगे बोलो। n हो गया, वैलेंस हो गया। अब पेनल्टीमेट की बात करते हैं। पेनल्टीमेट कौन सा सेल है? 3। कितना लिखूं मैं? 18 इंटू 0.85, सही है। और कितना बचा? 10 इंटू 1, जो भी इसका कैलकुलेशन है। तो 2 इंटू 0.35, ये हो गया 0.7। 18 इंटू 0.85 कितना हो गया? 10 हो गया 8.5 और ये हो गया 6.8। 6.8 और 8.5, 15.3 इंटू 10, 15.3 आएगा ना। 8.5 प्लस 6.8 कितना होगा? 15.3 होगा। तो हो गया 25, 26। ये कैलकुलेशन समझ में आया? अरे आया नहीं है बोलो। रुबिडियम 37 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। वैलेंस सेल के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, करो तो क्या होगा सिग्मा। तो इसमें आप बताओगे, बोलो मैं क्या लिखूं? जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन था वैलेंस सेल में? उसको छोड़ना है। तो 0 इंटू 0.35। आगे बोलो, अरे बोलो। 8 इंटू 0. अब आगे बोलो। यहां तक ऐड करना है। कितना हो गया? 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 28। 28 इंटू 1, तो 0 प्लस 6.8 प्लस 28 कितना आ गया? सबका आया कि नहीं आया? बोलो, अभी किसी को डाउट है तो बोलो। देखो पैटर्न देखने के लिए, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये नीट के सिलेबस में नहीं है, ये नीट में कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन इसका जो पैटर्न बनेगा वो हमें आना चाहिए, नहीं तो उसके बिना चैप्टर नहीं चलेगा। कार्बन का कैलकुलेशन किया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सबका मुझे सिग्मा चाहिए। पैटर्न नहीं बनाना है ना।
चलो इन 6 एलिमेंट का मुझे सिग्मा चाहिए। एक का तो कैलकुलेशन आपने कर लिया है, रुबिडियम में कितना आया 34.8। उसके लिए पहले आपको अलग कैलकुलेशन करो, यहाँ पे डाटा फिट करना। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सबका कैलकुलेशन करते हैं। एक बार मैं वैल्यू बोलता हूं, चेक करो, उसके बाद डाउट। नाइट्रोजन का आना चाहिए 3.1, ऑक्सीजन का 3.45 और फ्लोरीन का 3.8, और जो सोडियम का 8.8, फिर 16.8, फिर 34.8। कितना है? इसमें कैलकुलेशन में कहीं पे कोई डाउट है किसी का तो बोलो। बाकी पैटर्न देखो, मैं लिख रहा हूं, वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं। नाइट्रोजन आया 3.1, ये आया 3.45 और ये आया 3.8। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? 0.35 का डिफरेंस है। क्यों 0.35 का डिफरेंस है? तो देखो, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास आपका एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, बट आपका सिग्मा कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0.35 से। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला देखो, एक था जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस। तो अगर मैं बोलूं इन सब का, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं जेड स्टार, सिग्मा के यहां पे मैं जेड स्टार लिखता हूं, बोलो इसका जेड स्टार कितना आएगा? ये फॉर्मूले से सिग्मा आपने कैलकुलेट किया ना, हो गया। जेड तो सबको पता है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3.1 कितना? 3.9। साथ ही तो पहुंचाना है। 7 माइनस 3.1 के 3.9 ही तो आएगा। इसका कितना आएगा? 8 माइनस 3.45, 4.65 या 55? 55। और यहां पे 9 माइनस 3.8, 5. ये भी क्या है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तो इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं कोई ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, मतलब मैं पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब पीरियड, और इसका मतलब वर्टिकल का मतलब ग्रुप, हॉरिजॉन्टल का मतलब पीरियड। इसी में हम बात करेंगे हमेशा ट्रेंड्स का। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? कंसेक्यूटिव है ना, और कंसेक्यूटिव वाले हमेशा कहाँ मिलेंगे? ग्रुप में मिलेंगे, पीरियड में मिलेंगे। देखो लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो ये सब एलिमेंट्स कहाँ के हैं? पीरियड का। पीरियड में कभी डिफरेंसेस नहीं आएगा एटॉमिक नंबर में एक से ज्यादा। अगर कंसेक्यूटिव की बात करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। अब 2-4 एलिमेंट आगे का पीछे का पकड़ोगे तो 2-4 का आएगा। 10, 12, 20, 25 का डिफरेंस कब आता है? ग्रुप में आता है। ठीक है, अब ग्रुप में जाते हैं। इसका सिग्मा आया कितना? 8.8, इसका आया 16.8 और इसका आया 34.8। यही आया ना? अच्छा बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था और पोटेशियम का कितने का चेंज है? 8 का। और ये कितने का चेंज है? तो जितने से आपका एटॉमिक नंबर चेंज होता है उतने से ही आपका सिग्मा भी चेंज हो रहा है। यहां और यहां पे इसका होता है 19, इसका होता है 37 एटॉमिक नंबर। कितने का चेंज हुआ? 19, 37, 18 का चेंज हुआ। और 16.8 में 18 ऐड कर दो, क्या मिलेगा? मतलब इधर में जेड स्टार चेंज नहीं हो रहा। ये कौन सा वैल्यू है? सिग्मा है ना। अब अगर मैं यहां पे जेड स्टार लिखता हूं, स्लैश में जो भी है वो जेड स्टार है, तो 11 माइनस 8.8 कितना आया? 2.2 आया। यहां पे ये 19 है और ये 37 है। बोलो 19 माइनस 16.8 कितना आया? और 37 माइनस 30.8, ये किसका वैल्यू है? जेड स्टार। और ये किसका वैल्यू है? तो सिग्मा मैं इधर जाऊं, लेफ्ट टू राइट जाऊं या टॉप टू बॉटम जाऊं, सिग्मा क्या हो रहा है? आप डाटा देख के बोलो। 8.8 था, 16.8 हुआ, 34.8 हुआ। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो टॉप टू बॉटम में भी सिग्मा इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 3.1, 3.45, 3. इंक्रीज तो हो रहा है। कम इंक्रीज, ज्यादा इंक्रीज से मतलब नहीं, इंक्रीज का पैटर्न देखना है।
तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सिग्मा क्या हुआ, इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम में सिग्मा क्या हुआ, सिग्मा सिग्मा तो ये है ना। तो कहीं भी जाओ, सीधा सा बात है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जाओ बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना रिपल्सन बढ़ने वाला है। इसका मतलब है कहीं भी जाओगे सिग्मा इंक्रीज ही होगा। अब जेड स्टार का पैटर्न बताओ, इधर में जेड स्टार क्या है, 3.9, 4.55, 5.2, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो लेफ्ट टू राइट में जेड स्टार इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जेड स्टार। तो ये पैटर्न आपको याद रहना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये वाला दो डाटा चाहिए हमें कि किधर कौन इंक्रीज होता है, बिकॉज ये आपके हर प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, सबको एक्सप्लेन करेगा। यही एक बार लिख लो जरा इसको, चले आगे। तो बोलो सिग्मा का जो फैक्टर आया वो किसके कारण आया, अट्रैक्शन के कारण, रिपल्सन के कारण, और सबसे ज्यादा रिपल्सन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है या न्यूक्लियस से दूर है। अब देख रहे थे पहला फैक्टर कितना था, सबसे फर्स्ट फैक्टर कितना यूज किया आपने, 0.35, किसका है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का। पेनल्टी वेट वाले का कितना है, और उसके बाद वाले का। तो फैक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, ये किसका फैक्टर है, सिग्मा का। और सिग्मा क्या करता है, आपको अट्रैक्शन कम करके ही तो देता है। तो जेड स्टार उतना ज्यादा होगा जितना सिग्मा कम होगा, ये कम होगा तभी तो ये ज्यादा होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, जेड को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब जेड स्टार ज्यादा होगा कम होगा। फिर से सुनो, क्वेश्चन ही बदल रहा हूं मैं, पहले जेड स्टार कौन था पहले ये बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाम नहीं है, था कौन, जो क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है या रिपल्सन लगाता है, अट्रैक्शन लगाता है। मतलब न्यूक्लियस का फोर्स है, और न्यूक्लियस के कितना फोर्स लग रहा है, इतना पता है ना कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लग सकता है, अगर अपोजिट का हो तो। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है। q तो इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा q होगा उतना वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। तो जेड स्टार तो चार्ज ही तो है, बस इफेक्टिव चार्ज है, नेट चार्ज है जो वो फील करता है। तो जेड स्टार अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तभी ज्यादा लगेगा जब जेड स्टार ज्यादा होगा, और जेड स्टार ज्यादा कब होगा, जब सिग्मा कम होगा। तो सिग्मा में कंट्रीब्यूशन इनर इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक नीट का रेडीमेड क्वेश्चन है स्क्रीनिंग कैपेसिटी का, स्क्रीनिंग कैपेसिटी ऑफ सबसेल पूछा जाता है। एस, पी, डी और एफ, चार अलग अलग ऑर्डर होगा, पूछा जाएगा किसका स्क्रीनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, एस का। क्यों, बिकॉज न्यूक्लियस का सबसे क्लोज है, तो जो सबसेल जितना क्लोज होगा उसका स्क्रीनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार नीट में आया है, एआईपीएमटी में आया है, एन टाइम रेडीमेड क्वेश्चन है, याद होगा। बाकी लॉजिक क्या है, तो जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उसका कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात। अब अगर एस और एस में कंपेयर करोगे, कोई बोलेगा 1s और 2s में किसका ज्यादा होगा, 1s का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज 1s का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो उसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो हाइयर चार्ज की तरह बिहेव करता है। 1s 2p में तो 1s का ही ज्यादा होगा, n फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग। मैंने क्या बोला, n ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर ये ऑर्डर तभी काम करेगा जब आप n सेम रखे हो, n सेम रखे हो। अगर n डिफरेंट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है 2s वाले का
और 1s में, या आप बोलो अगर मैं 4s को कंपेयर करूं और 2p को कंपेयर करूं, 2p वाला का फैक्टर 1 है, अगर 4s को आप पेनल्टीमेट या बैलेंस मानते हो तो 2p का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n इज मोर इंपॉर्टेंट, जितने न्यूक्लियस के क्लोज हो, 2p इज मोर क्लोजर देन 3s, तो जो जितना क्लोज होगा उसका कैपेसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तभी काम करेगा, ये ऑर्डर तब वैलिड है जब आपका n सेम रख के बात कर रहे हो, और अगर आप n डिफरेंट कर रहे हो तो उसके केस में तो वो वाला ऑर्डर देख लो। अब जैसे कोई बोलेगा इसमें और इसमें, या इसको ले लो, किसका कैपेसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है वो बहुत अंदर में है, जो अंदर में है उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा। अच्छा, एक ऑर्डर और है, आंसर यही है, क्वेश्चन आता है पेनिट्रेशन पावर के नाम से, कि कौन से सबसेल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, उसका भी आंसर यही है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, कितना अंदर जो घुसा हुआ है, तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब है जो किसी भी एटम में कितना अंदर तक गया हुआ है। तो अंदर में कौन होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा या दूर होगा। एक एटम है, अब कोई बोला है बाहर से कुछ घुस रहा है इसके अंदर, तो जो सबसे अंदर की तरफ जाएगा उसी को तो बोलेंगे कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड है, और सबसे अंदर की तरफ कौन होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो ये दो रेडीमेड टाइप ऑर्डर है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, कभी भी पूछ देता है। दोनों का आंसर सेम है बट दोनों का मतलब अलग अलग है। स्क्रीनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आप कितना प्रोटेक्ट करते हो, किससे, न्यूक्लियस से, और इसका मतलब क्या है कि आप न्यूक्लियस के कितने क्लोज हो। दोनों का मतलब कहीं ना कहीं जाके एक हो जाता है कि जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा वही तो ज्यादा बेटर प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो ये दो ऑर्डर लिख लो, लिखा है शायद आपने।